और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर यह है कि जल जीवन मिशन महाघोटाले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। दरअसल राजस्थान में जेजेएम महाघोटाले की एक और जांच शुरू हो गई है। श्याम ट्यूबवेल कंपनी मैसेज गणपति ट्यूबवेल कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ठेकेदार पदमचंद महेश मित्तल तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव घोटाले में लिप्त बताए जा रहे हैं और यहां उसके साथ साथ पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के खिलाफ भी जांच जारी है। जलदाय विभाग के 24 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिए गए हैं। ईडी, एसीबी, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के बाद अब सीबीआई इस पूरे मसले पर जांच करेगी। एसीबी ने जलदाय विभाग के इंजीनियरों को घूस लेते हुए अरेस्ट किया था। ठेकेदार पदमचंद जैन और महेश मित्तल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जेजेएम घोटाले में जलदाय विभाग के अधिकारी भी सीबीआई जांच के दायरे में है और 900 करोड़ के घोटाले में सीबीआई अब नए सिरे से सारी जांचों को फिर से करेगी। खबर पर संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, जेजेएम महाघोटाले में नए सिरे से कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से अब फिर से पूरी कार्रवाई सीबीआई के हाथों में। बिल्कुल, देखिए पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजस्थान में सीबीआई की कार्रवाई पर रोक थी, इसलिए जल जीवन मिशन घोटाले की जो है जांच जो है सीबीआई नहीं कर सकी थी। लेकिन अब सरकार बदलने के साथ ही चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में चुनावी सभा में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का जो एक वादा किया था और उसी वादे के अनुसार अब सीबीआई ने जेजेएम घोटाले में एफआईआर दर्ज की है। और इस एफआईआर में सबसे बड़ी बात यह है कि जो एसीबी, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन और ईडी ने जो मुकदमे दर्ज किए हैं वो सभी अधिकारी, कर्मचारी, पूर्व जलदाय मंत्री, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। और अब सीबीआई इसमें नए तथ्यों को खंगालेगी कि जिन अधिकारियों ने जल जीवन मिशन के जो टेंडर जारी किए थे, चूंकि ईडी के पास जो है भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारी के प्रावधान नहीं है, लेकिन सीबीआई के पास भ्रष्टाचार अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तारी के प्रावधान है। सीबीआई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अलावा अन्य धाराओं में भी गिरफ्तारी कर सकती है। ऐसे में जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी अभी तक जल जीवन मिशन के घोटाले में गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन अब सीबीआई की एंट्री के बाद निश्चित ही ऐसे अधिकारियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित है और अब सीबीआई पूरी मामले की गहनता से जांच करेगी। देखना है कौन कौन से और नए अधिकारी अब सीबीआई की जांच के दायरे में आते हैं, क्योंकि बड़े जो ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने टेंडर जारी किए, जिन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से भुगतान किया और जो जिस तरीके से जो बिल ठेकेदार के दफ्तर में बनाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक ना तो ईडी ने की ना एसीबी ने की। अब जो सीबीआई इस जांच में किस तरीके से करती है, कौन से नए सिरे से और अन्य अधिकारियों को जांच के दायरे में लेती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राकेश, क्योंकि 900 करोड़ घोटाला भी निकल कर ये फिलहाल सामने आया ईडी और एसीबी की कार्रवाई में, लेकिन सीबीआई जब जांच करेगी तो देखना होगा कितने करोड़ों का घोटाला और होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन बड़ी बात, राजस्थान में जो मंत्री रह चुके हैं उनके ऊपर भी गाज गिरने वाली है। और एक और बड़ी खबर 12 से आपको बता रहे इस बीच, जहां बेटे ने मां बाप को मौत के घाट उतार दिया। धारदार हथियार से बेटे ने मां बाप पर हमला किया। मां बाप को मारकर बेटा थाने पहुंच गया। 12 शहर के नाकोड़ा कॉलोनी का ये पूरा मामला है। घटना के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर बेटा हत्यारा क्यों बन गया मां बाप का। एसपी, एएसपी, कोतवाली, एसएचओ सब मौके पर पहुंच गए हैं। घटने के मुआयना कर रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी बड़ी वजह रही कि बेटे को, मां बाप को मौत के घाट उतारना पड़ा। बरसक कार्रवाई में जो भी कारण होगा वो जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन इस बीच 12 से बड़ी खबर है। धारदार हथियार से बेटे ने मां बाप पर हमला करके मौत को घाट उतार दिया और साथ ही सीधे थाने पे पहुंच गया। लेकिन अभी एसपी, एएसपी, कोतवाली, एसएचओ सब मौके पर पहुंच गए, लेकिन अभी मौत के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है। बड़ी खबर आपको इस बीच में 12 से बता रहे हैं, जहां पर एक बेटा मां बाप को मौत के घाट उतारा। खुद उसने धारदार हथियार से मां बाप के ऊपर वार किए और उसके बाद वो थाने पहुंच गया। तो 12 से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, धारदार हथियार से बेटे ने मां बाप पर हमला किया है। क्या ऐसी बड़ी वजह रही होगी कि खबर पर संवाददाता हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एक बेटे ने मां बाप पर हमला करके मौत के घाट उतार दिया, क्या जानकारी देंगे? देखिए, मां बाप कत्ल, रिश्तों का कत्ल निश्चित तौर पर हिला देने वाली घटना है। निसंस तरीके से कोई बेटा आखिर कैसे
उस माँ का कत्ल कर सकता है, उस पिता का कत्ल कर सकता है जिन्होंने उसे जन्म दिया। 12 का ये पूरा की पूरा मामला है, 12 की नाकोड़ा कॉलोनी का ये मामला है। देर रात ये जो कह सकते हैं कि कलयुगी बेटा है, उसने अपने माँ बाप की नृशंस तरीके से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जो हाथ में आया, घर के अंदर जो था, चाहे चाकू हो, चाहे डंडा हो, चाहे पत्थर हो, हर तरह से वार उनके जरिए किए गए। दर्जनों वार अपने माँ बाप पर करते हुए उन्हें मौत के आगोश में सुला दिया और फिर खुद थाने पहुंच गया। फिलहाल जो वजह निकल करके आई है वो पारिवारिक विवाद के साथ में संपत्ति का विवाद निकल करके आया है। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद में निश्चित तौर पर जो तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। खुद जो 12 शहर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर हैं। मौके पर FSL की जो टीम है वो पहुंची है। इसके साथ में जो तमाम तथ्य हैं मौके से जुटाए जा रहे हैं और भी क्या वजह रही उन सभी की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल जो कलयुगी बेटा है उस सलाखों के पीछे ले लिया गया है। कड़ी कार्रवाई जो है इस पूरे मामले में की जा रही है। इन सब के साथ में मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और अब इसके बाद में जो माँ बाप है उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर हिला देने वाली घटना, रिश्तों के कत्ल की घटना और कलयुगी बेटे ने नृशंस तरीके से हत्या कर अपने माँ बाप को मौत। आरोपी की उम्र क्या होगी लगभग हिमांशु? देखिए, आरोपी की उम्र की बात करें तो ये 50 साल का 70 के करीब है। दोनों बुजुर्ग थे, बीमार रहते थे, बीमार अवस्था में रहते थे और ऐसे में इस शख्स को का जो दिमाग है वो किस हद तक घूमा कि देखिए अपने माँ बाप का कत्ल कर गया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि बताया यही जा रहा है प्राथमिक तौर पर, जो वजह समझ कर निकल करके आई है कि संपत्ति को लेकर के लंबे समय से विवाद चल रहा था जिस पर कोई सहमति नहीं बन रही थी और ऐसे में इसने तरह का कदम उठाया। नहीं हिमांशु, एक बात और स्पष्ट करिए, कत्ल करने के बाद वो खुद थाने में गया? देखिए, फिलहाल कत्ल करने के बाद में निश्चित तौर पर थाने में गया है। थाने में जाकर के इसने अपना गुनाह कबूला है। शायद घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद में एहसास हुआ हो अपनी गलती का और उस गलती को लेकर के पहुंच गया। लेकिन क्या कहा जाता है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही है कि घटना घट गई, माँ बाप अब नहीं है इस दुनिया में, अपने ही माँ बाप को अपने हाथों से इस शख्स ने मार दिया। और अब इस पूरे मामले में पुलिस, FSL की टीम जांच कर रही है। जांच के साथ में पोस्टमार्टम माता पिता का करवाया जा रहा है और तमाम साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। घर में उस समय 3 ही लोग रहते हैं हिमांशु? नहीं, देखिए जानकारी जो मिली है पूरा की पूरा ये परिवार साथ में रहा करता था। ये शख्स जिसने माँ बाप की हत्या की ये शादीशुदा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट लेते रहेंगे आपसे इस खबर पर। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको 12 से बता रहे थे, जहां एक बेटे ने अपने माँ बाप को धार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। वजह क्या है, पारिवारिक वजह फिलहाल बताई जा रही है, लेकिन कार्रवाई के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या ऐसा कारण था जिस वजह से ऐसी नृशंस हत्या करनी पड़ी। खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग लगातार तेज हो रही है। बीजेपी की ओर से 400 पार का नारा लगाया जा रहा है और इसी से जुड़ा एक वीडियो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें दिया कुमारी 400 से ज्यादा सीटों से जुड़ रहा एक वक्तव्य दे रही हैं। दिया कुमारी के इस बयान को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जमकर घेरा है। उन्होंने दिया कुमारी के एक बयान का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि संविधान बदलना है क्योंकि हमें कुछ काम करने हैं। बता दें कि दिया कुमारी पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रही थी, जिसमें उन्हें बीजेपी के 400 नारे को लेकर सवाल किए गए। तो इस दौरान राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि देश में कहीं ऐसे कानून हैं जिन्हें देश के विकास के लिए बदलने की जरूरत है। वो तो चेंजेस जो भी आएंगे, पहले भी तो आए, 370 भी तो हमने किया क्योंकि हमारी मेजॉरिटी थी। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस आगे भी लेने हैं ना, लेने हैं बिल्कुल, और उसके लिए जरूरी है कि हमारी मेजॉरिटी होनी चाहिए। और ये सारी डिसीजंस जो है ये हमारे देश को एक विकसित भारत बनाने की ओर ले जाने के ही डिसीजंस है और बहुत ज़रूरी डिसीजंस है। हम लोग चाहते हैं हमारा देश एक मजबूत देश बने, एक आत्मनिर्भर देश बने, एक डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में आए। अभी हम लोग उसमें नहीं थे 10 साल पहले, अब धीरे धीरे आने लगे हैं। अगर हम चाहते हैं कि विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बने तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग, हमारे जो पुराने कानून थे, पुरानी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बदलने की आवश्यकता है, जो कि मोदी जी करेंगे।
चलिए, कोटा से बड़ी खबर यह है कि 4 साल के बच्चे के अपहरण का मामला जो था, जिसमें यह पता चला है कि पारिवारिक विवाद में परिचित ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। बेखौफ होकर स्टेशन से 4 साल के मासूम बच्चे को उठा लिया। मासूम को नहीं मिलने से लगातार परिजनों की चिंता बढ़ती गई, क्योंकि पिता जब टिकट काउंटर पर टिकट ले रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जहां पर वो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था, उसी बीच कोई शख्स आया और 4 साल के मासूम बच्चे को किडनैप करके ले गया। परिजनों ने जीआरपी थाने के बाहर लगातार डेरा डाला है। जीआरपी आरपीएफ की जो पुलिस है वो लगातार आसपास के जितने सीसीटीवी फुटेज थे उन सबको खंगाला और तब जाकर पता चला कि किसी परिचित ने ही इस किडनैपिंग को अंजाम दिया है। अब जीआरपी थाने के बाहर परिजन बैठे हुए हैं। उनकी आस यही है, गुहार यही है कि उनका वो मासूम बच्चा उनके गोद में वापस लौटा है। सीसीटीवी कैद की जो फुटेज है उसमें वो बदमाश किडनैप करता हुआ किडनैपर नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते चले कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की करीब 70 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एक साथ सिक लीव पर गए हैं सभी चालक दल के सदस्य। तो एयरपोर्ट के सूत्रों के हवाले से खबर है, 1-2 नहीं बल्कि 70 उड़ानों को रद्द किया गया है। वजह बताई गई है कि एक साथ जितने भी चालक दल के सदस्य थे वो सब सिक लीव पर चले गए हैं। एयरपोर्ट के सूत्रों के हवाले से खबर है, केबिन क्रू सदस्यों की कमी के कारण कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और इन उड़ानों की संख्या 70 बताई जा रही है। केबिन क्रू के जो मेंबर्स थे वो सिक लीव पर गए हैं, एक साथ म्यूचुअली सब एक ही साथ सिक लीव पर चले गए हैं, जिस कारण केबिन क्रू के मेंबर्स की कमी के कारण ही 70 उड़ानों को रद्द किया गया है। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर है। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 उड़ानों को किया गया है रद्द। बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं।